जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 30%। जीके मतलब सामान्य ज्ञान के और जीएस मतलब जनरल साइंस के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 15 क्वेश्चन हैं आपके जीके से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं, और आपको जीके और साइंस में मैक्सिमम स्कोर करना है। तो आज मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस चुन के लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स की जान बनने वाले हैं। जो आपका एग्जाम 30 जून से शुरुआत हो रहा है उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो आज वाली क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। आप इसको टेस्ट की तरह लेते हुए चलना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी आपका कितना स्कोर हो रहा है और कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है मैं यहां पर आपको आंसर बताऊंगा, तो आप उसको याद कर लेना और उस टॉपिक को देख लेना। ठीक है, चलो अब बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आप इसको एक ऐसे सोच सकते हो कि पेपर से पहले आपका पेपर चल रहा है, कि जो भी आपकी गलतियां हैं, जो भी आपकी कमजोरियां हैं, उनको यहां पर दूर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम साइंस के 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जीके के क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन है वो कहां से शुरू होता है, ये अपने को बताना है। तो जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं सबसे पहले कहां पर जाता है, हमारे मुख के अंदर जाता है। तो पाचन कहां से शुरुआत हो जाता है, मुख से शुरुआत हो जाता है, यानी माउथ से, मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मानव शरीर में भोजन का पाचन है वो कहां से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, चलता हुआ जाता है और लास्ट में निकल जाता है। चलो, जो शरीर के अंदर लगना होता है वो लग जाता है और बाकी बाहर वेस्टेज के रूप में निकल जाता है। पित्तरस किस अंग में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि पित्तरस है किस अंग में बनता है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। तो ये पूछता है कि जो आपका पित्तरस है वो किस अंग में बनता है, और दूसरा पूछता है कि कहां पर स्टोर होता है, कहां पर जाकर इकट्ठा होता है। तो सबसे पहले जो पित्तरस बनता है वो कहां पर बनता है, हमारे यकृत में बनता है। कहां पर बनता है, हमारे लीवर में, हमारे यकृत में बन रहा होता है। और स्टोर कहां होता है, तो पित्तरस स्टोर होता है पित्ताशय में। किसमें होता है, पित्ताशय में जाकर स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। तो दोनों क्वेश्चन याद रख लेना कि पित्तरस किस अंग में बनता है, तो यकृत में बनता है, और स्टोर कहां पर होता है, पित्ताशय में होता है। आगे बढ़ते हैं कि श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। श्वसन का मुख्य अंग, जो हम सांस लेते हैं उसका मुख्य अंग क्या है। तो सांस लेते हैं तो कौन सी जो गैस है उसको हम ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। ये एग्जाम्स में आता है कि कौन सी गैस को ग्रहण किया जाता है, कौन सी को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो बताओ अब श्वसन का मुख्य अंग कौन सा हो जाएगा। इसमें देखो श्वसन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, फेफड़ा। जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, ये श्वसन के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ये वाले अपने जो फेफड़े हैं। ठीक है, यहीं पे श्वसन का पूरा काम होता है, सारा काम होता है। जैसे कुछ लोगों के अंदर, जैसे मनुष्य के अंदर क्या है, हमारे पास फेफड़े हैं। चलिए जीव बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर गलफड़े होते हैं। ठीक है, तो वो भी है, समझ रहे हो। तो वो गलफड़े उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहां होता है। अब आपको बताना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहां होता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, लेकिन ये पूछा कि ये आदान प्रदान कहां पर होता है। तो कहां पर होता है, हमारे फेफड़ों के अंदर होता है। कहां पर होता है, फेफड़ों के अंदर। लेकिन फेफड़े यहां पर ऑप्शंस में नहीं दिए हुए, तो या तो ऑप्शन में आपको फेफड़े दे देगा क्योंकि फेफड़ों में आदान प्रदान नहीं होता, आदान प्रदान होता है, या उसके अंदर जो मौजूद चीज होती है उसके बारे में यहां पर दे देगा, जिसको क्या बोला जाता है, कूपिकाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कूपिकाएं बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो कहां होता है, कूपिकाओं में होता है। ठीक है, या फेफड़ों में। चलो ये वाला देखो कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, और इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि नवजात शिशु में
नवजात शिशु यानी जो छोटे बच्चे का जन्म होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। और जो नवजात शिशु होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसके अंदर होती हैं भाई 300 हड्डियां। ठीक है, समझ में आ गया? तो मानव शरीर में 206, नवजात शिशु के अंदर 300 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी किस प्रकार की हड्डियों से बनी हुई है? जो हमारी खोपड़ी है ना, वो किस प्रकार की हड्डियों से बनी हुई है, किस प्रकार के इसके अंदर जोड़ बने हुए हैं, ये अपने को बताना है। ठीक है, खोपड़ी में क्या है? फिक्स ज्वाइंट है, एकदम से फिक्स किए हुए हैं कि इनको हिलाना नहीं है। ठीक है, और ये हिलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये हिल गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर ये समझ लो जीवन ही हिल जाएगा। तो इसलिए फिक्स है ये। तो कौन सा हो जाएगा? ये फिक्स ज्वाइंट है, अचल संधि इनको बोला जाता है। कौन से जोड़ हो जाएंगे? अचल संधि या फिक्स्ड ज्वाइंट बोला जाता है, कि इनको नहीं हिलना चाहिए। अगर ये हिल गए, हाथ पांव के हिल जाएंगे तो काम चल जाएगा, उनको दोबारा भी जोड़ा जा सकता है, जोड़ते रहते हैं। लेकिन दिमाग वाला हिल गया तो बड़ी परेशानी हो जाती है, जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। मानव में नर गैमिट को क्या कहते हैं, ये अपने को बताना है कि मानव में नर गैमिट को क्या कहा जाता है। मानव में नर गैमिट को क्या कहा जाता है? तो आंसर सभी का आ गया होगा। तो उसको क्या बोला जाता है? शुक्राणु। क्या बोला जाता है? शुक्राणु, या हम उसको इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। कभी कभी हिंदी में भी ऐसे लिख के दे देता है स्पर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो याद कर लो कि मानव में नर गैमिट को क्या कहते हैं? स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मलेरिया रोग का वाहक अपने को बताना है कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा? मादा एनाफ्रीज मच्छर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मादा एनाफ्रीज मच्छर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मादा एनाफ्रीज मच्छर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहां एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करके मुझे बताना कि डेंगू है वो किसके कारण होता है? डेंगू, डेंगू का आप सभी कमेंट करके बताना, डेंगू का। ठीक है। डायबिटीज मधुमेह किस अंग से संबंधित है? डायबिटीज मधुमेह है वो किस अंग से संबंधित है? जो डायबिटीज होता है मधुमेह, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये समझ लो कि भाई डायबिटीज हो गया, शुगर वाला हो गया उसको थोड़ा सा। तो उससे आपको बताना है कि कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है, सॉरी कौन से अंग से संबंधित है। प्रभावित तो शरीर के सारे ही मोस्टली अंग होते हैं। जो हमारे शरीर के ये जो ऊपर वाले पाचन वाले अंग होते हैं ना, ये सारे के सारे प्रभावित होते हैं, यानी कि इनमें अंदर समस्याएं आने लग जाती हैं। लेकिन संबंधित मेन अंग कौन सा है वो हमें बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा। ठीक है, पैनक्रियाज हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती है। विश्व का सबसे लंबा अक्षांश रेखा कौन सी है? बताओ, विश्व का सबसे लंबा अक्षांश रेखा कौन सी है? ज्योग्राफी की एक, मैं जैसे मैंने बताया था ना कि 5 दिन 5 मैराथन आएंगे अपनी, तो ज्योग्राफी की भी एक मैराथन आएगी उसमें। तो उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आते हैं ना रेखाओं से संबंधित, उनको भी हम पढ़ रहे होंगे। तो अभी इसके बारे में बता दो, विश्व का सबसे लंबा अक्षांश रेखा कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? भूमध्य रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत से कौन सी प्रमुख रेखा है वो गुजरती है। भारत से गुजरने वाली रेखा के बारे में बताइए। तो भारत से कौन सी रेखा गुजरती है बताइए भाई। तो भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी है? कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। पहले कौन सा था? प्लूटो था, अब उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। तो अभी कौन है? बुध ग्रह है, वो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा हो जाएगा। जिस पर जीवन संभव है, जीवन संभव है, वो हमारा पृथ्वी हो जाएगा, जिसपे हम वास करते हैं।
ठीक है। इसके अलावा सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, सबसे निकट कौन सा है, तो वो भी बुध ग्रह ही हो जाएगा। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी, तो हमारा पृथ्वी कौन से नंबर का हो जाएगा, तीसरे नंबर का हो जाएगा सूर्य के नजदीक में। शुक्र और मंगल के बीच में हमारा पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? जैसे ये सूर्य है अपना, चमकता हुआ सूर्य है, और इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उनको ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रह। और इन ग्रह के भी जो चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? उपग्रह। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। और उपग्रह मतलब सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, कृत्रिम भी होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं। जैसे पृथ्वी का कौन सा हो जाएगा उपग्रह? चंद्रमा है, वो प्राकृतिक है। ठीक है, कृत्रिम है, वो भेजते रहते हैं, हर देश के द्वारा भेजा जाता रहता है ना, वही हो गया। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, बताओ। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो कौन सी होती है? क्रस्ट होती है, जिसको हम भूपरपटी बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? क्रस्ट या भूपरपटी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर क्रस्ट होता है और सबसे नीचे कौन सा होता है? कोर होता है, और बीच में क्या होता है? मेंटल होता है। तो मेंटल है वो बीच में हो गया, और कोर है सबसे नीचे हो गया। ठीक है, तो भूपरपटी, फिर मेंटल और फिर कोर। तो बात समझ में आ गई। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे ऊपरी परत को भूपरपटी या क्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद कर लेना, एग्जाम्स में कुछ भी लिख के दे सकता है। भूपरपट्टी को भी क्रस्ट लिख देता है, ऐसे लिख के दे देता है क्रस्ट। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख देता है कोर। समझ रहे हो, कोर तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। चलो, क्या है आपका? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से युक्त भूपरपट्टी को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से युक्त जो भूपरपट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? यानी जो हमारी सतह है, ठीक है, ऊपरी सतह है वो भूपरपट्टी है, और उसमें अगर क्या है? एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है सियाल। क्या कहा जाता है? उसको सियाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आज आपको जो यहां तक पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहना। ये मत सोचना कि सिर्फ 30 ही क्वेश्चंस हैं, आज 30 से थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे कि काली मिट्टी है वो कौन सी फसल के लिए है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो बात समझ में आ गया? तो सभी कमेंट करके बताओगे, वरना डेली क्लास लिया करो, जिनको याद नहीं है डेली क्लास लिया करो। लैटराइट मिट्टी है किस राज्य में पाई जाती है? तो लैटराइट मिट्टी है वो कहां पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। चलो, हरित क्रांति के जनक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट, और लगभग 90% स्टूडेंट इसका आंसर गलत करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि 90% गलत करने वाले। देखो क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ो। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप सभी का आंसर आ गया होगा। ठीक है, पता चल गया होगा। अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी आपने तो हरित क्रांति का एम एस स्वामीनाथन बताया था। तो अगर एम एस स्वामीनाथन की बात तब आती है जब भारत में हरित क्रांति की बात होती है। जब हमारे भारत में हरित क्रांति की बात होगी ना, कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तब होगा एम एस स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक है, जब भारत नहीं लिखा हुआ हो तो ये आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ फिर आपका एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, दुग्ध क्रांति का कौन है? वर्गीज कुरियन है दुग्ध क्रांति का। ठीक है, दुग्ध क्रांति ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, श्वेत क्रांति इसको बोला जाता है, तो उसका कौन हो जाएगा? वर्गीज कुरियन हो जाएगा। लेकिन हरित क्रांति में समझ में आ गया? तो गलती अब नहीं होनी चाहिए। एग्जाम का समय है, अब जो क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है उनको भी हम करेंगे।
अब कृषि वाला क्वेश्चन आ गया आपका कि रबी फसलों का उदाहरण कौन सा है। रबी की फसल, तो रबी की फसल कौन कौन सी है ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, रबी की फसल कौन सी है ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में बोते हैं। ठीक है, और फरवरी मार्च के महीने में जिसको काटा जाता है उसको रबी की फसल बोला जाता है। रबी की फसल में कौन कौन सा होता है, अपना गेहूं होता है। रबी की फसल में क्या होता है, गेहूं होता है। ठीक है, गेहूं हो गया, इसी के साथ साथ जौ हो गया, इसी के साथ साथ चना हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ मटर हो गया। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, आपकी रबी की फसल हो जाएंगी। तो कौन सी हो जाएंगी, इसमें देख लो कौन सा है, गेहूं है, तो गेहूं आपका यहां पर क्या हो जाएगा, रबी की फसल हो जाएगा। समझ में आ गया, तो रबी की फसल है ये। खरीफ की में मेन इंपोर्टेंट जो पूछता है वो अपना बाजरा हो गया। ठीक है, बाजरा हो गया, जवार हो गया, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, बाजरा और जवार। ठीक है, ये पूछता है कि वो खरीफ की है या रबी की है। खरीफ की फसल तो अभी बोई गई है। ठीक है, अभी बोई जा रही है। चलो, भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है। देखो अभी ये क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर दिए गए हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले से ही इनके आंसर टाइप हैं, लेकिन बस एक बार देख लो वन लाइनर की तरह पे कि भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, दंडकारण्य वन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दंडकारण्य वन है, वो सबसे बड़ा वन हो जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। ठीक है, जो कहां पर स्थित है, पीओके में है। कहां पर स्थित है, पीओके में है। ठीक है, और इसलिए मैंने बोला कि आजकल ये एग्जाम्स में ये ऑप्शंस देना बंद कर दिया है, तो फिर क्या होता है, कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे पूछा जाए कि तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है कि K2 को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रख लेना, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो फूलों की घाटी कौन सी है, तो उत्तराखंड। क्या हो जाएगा भाई, उत्तराखंड को हम फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है। जो जनजाति है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जनजातियां हैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा भाई। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी स्टूडेंट जुड़ जाना, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीज आती रहती है। जैसे मैं आपको कल बताता हूं, कल मैंने करंट अफेयर के 200 क्वेश्चंस डाले थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा भी मैंने जो अवार्ड्स वाले हैं, पुरस्कार व सम्मान वाली जो पीडीएफ है, पुरस्कार व सम्मान, ये भी चैप्टर है, वहां पर मैंने डाला था। ठीक है, तो बात समझ रहे हो, टेलीग्राम ज्वाइन करने का बहुत ज्यादा फायदा है, तो वहां पर आप ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम। सभी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन सारे वहां पर हैं, और भी पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, ऊपर भी आपको और 200 क्वेश्चन दिख जाएंगे। मैंने लगभग 600 क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल दिए करंट अफेयर के, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेंटिनेलिस हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी, अंडमान निकोबार में सेंटिनेलिस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी किस राज्य में स्थित है। ऊटी, आपको पता है कि आपके हिल स्टेशन से, पर्यटन स्थल से आपके आर्मी के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, बहुत सारे मैं याद भी करवा चुका हूं आपको। तो ऊटी कहां पर है, तमिलनाडु में हो जाएगा। ऊटी एग्जाम्स में आता है, तो ऊटी कहां पर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगी कौन सी, पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट। और अरावली पर्वत श्रृंखला से पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहां पर है, तो ये राजस्थान में है। इसका मेनली भाग कहां पर स्थित है, राजस्थान में है। और एक कैसी पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, बीच बीच में टूटी हुई श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं कि हॉर्नबिल त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जो हॉर्नबिल त्योहार है वो कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो जो हॉर्नबिल त्योहार है भाई, ये नागा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, और एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी जितने भी एग्जाम्स हुए ना, उनमें आता है।
ठीक है, आपके आर्मी के एग्जाम्स में भी आया हुआ है। राज्य भी पूछे कि हॉर्नबिल त्योहार है, उत्सव है, वो कौन से राज्य का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नागालैंड राज्य का। और याद कर लो नागा जनजातियां, ठीक है, नागा जनजातियां, नागालैंड, हॉर्नबिल त्योहार इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि कौन सा वन एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए याद करवाया हुआ है मैंने, गिर वन हो जाएगा। गिर वन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कंचनजंगा चोटी किन दो देशों के बीच में स्थित है। कंचनजंगा है वो कौन से दो देशों के बीच में स्थित है, तो भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, जो भारत की क्या है, दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। पहले नंबर की K2 हो जाएगी, दूसरे नंबर की क्या हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है जी, और K2 कई बार एग्जाम्स में क्यों नहीं देता, क्योंकि वो POK में है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, वहां पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो गोंड जनजाति है, वो सबसे बड़ा समूह हो जाएगा। कौन सा, गोंड जनजाति। ये एग्जाम्स में आएगा, मैं बता रहा हूं, देख लेना एग्जाम में आपको दिखेगा। तो क्या हो गया, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो गोंड जनजाति। और सारी जनजातियों के बारे में जानना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, देख लेना, याद कर लेना एग्जाम्स के लिए। ठीक है, वैसे मैं आपके टेस्ट वगैरह में आपका रिवीजन करवाता रहूंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी है, वो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती, ये अपने को बताना है। तो कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, कर्क रेखा अपना मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सॉरी उड़ीसा से नहीं, छत्तीसगढ़ हो गया, मिजोरम हो गया, इधर से जा रही होती है, उड़ीसा से नहीं जाती। तो कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती, उड़ीसा से नहीं गुजरती। ठीक है, कर्क रेखा मैंने बताया ना कि ज्योग्राफी में मैं रेखाओं के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, फिर रेखाओं से कैसा भी क्वेश्चन आए आप गलत नहीं करोगे। तो ज्योग्राफी की जो मैराथन आने वाली है उसमें हम करने वाले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ये अपने को बताना है। जैव विविधता हॉटस्पॉट आपको बताना है, बताओ। तो कौन सा हो जाएगा अपना, पश्चिमी घाट हो जाएगा। कौन सा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो आपको ये तो पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए लॉन्च किया गया था, टाइगरों के लिए लॉन्च किया गया था, टाइगरों के बचाव के लिए। कब लॉन्च किया गया था इसको, 1973 में। कब लॉन्च किया था, 1973 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल से हुई है। तो केरल से दो मैंने आपको बताए हुए हैं, एक है मोहिनीअट्टम और एक है कथकली। तो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, कथकली दिया हुआ है, तो कथकली आंसर हो जाएगा। और कथकली ना हो, मोहिनीअट्टम हो, तो मोहिनीअट्टम भी कहां से है, केरल से है। ठीक है जी, मोहिनीअट्टम भी कहां से है, केरल से है। बाकी तो आप कुचिपुड़ी पता ही है, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। कथक कहां से है, अपना यूपी से है। भरतनाट्यम कहां से है, तमिलनाडु से है। ठीक है, चलो। कुंभ मेला इनमें से किस नदी पर आयोजित किया जाता है, ये अपने को बताना है। कुंभ मेला कौन सी नदी पर होता है, तो अर्धकुंभ 6 वर्ष में होता है, कुंभ मेला 12 वर्ष में होता है, और महाकुंभ मेला 144 वर्ष में होता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, एक तो चीज। दूसरी चीज, कुंभ मेला इनमें से किस नदी पर आयोजित होता है। कुंभ मेला 4 जगह पर इसका आयोजन होता है। एक तो अपना प्रयागराज हो गया, क्या है, एक तो है अपना प्रयागराज। कौन सा, प्रयागराज। अब प्रयागराज में कौन कौन सी नदी के किनारे होता है, तो गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया। प्रयागराज में, दोबारा से पढ़ लो, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे होता है। दूसरा होता है कहां पर अपना, दूसरा होता है हरिद्वार में। तो हरिद्वार में कौन सी नदी है, हरिद्वार में भी गंगा नदी है। तो हरिद्वार में कौन सी नदी पर होगा, हरिद्वार पर भी गंगा नदी पर होगा। ठीक है, इसके अलावा उज्जैन, कहां पर होता है, उज्जैन। उज्जैन पे कौन सी नदी है, उज्जैन में है शिप्रा नदी। तो ऑप्शंस में कौन सा दिया हुआ है, शिप्रा नदी ही दिया हुआ है। तो कौन सी नदी पर होगा, सिर्फ शिप्रा नदी पर होगा। ठीक है,
गंगा यमुना सरस्वती जो कहां पर होता है? प्रयागराज में। हरिद्वार में कौन सी नदी पर होता है? गंगा नदी पर होता है। उज्जैन में कौन सी नदी पर होता है? शिप्रा नदी पर होता है। और इसके अलावा होता है भाई नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में। और ये कौन सी नदी पर होता है? गोदावरी नदी पर, ठीक है, गोदावरी नदी पर होता है। तो यहां पर कोई भी दिया हुआ नहीं है, तो गोदावरी नदी पर होता है, ये भी दिया हुआ है भाई, तो इसको समझ लो ये वाला नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, ये वाला नहीं। तो किस नदी पर आयोजित होता है? शिप्रा नदी पर, उज्जैन में होता है। नासिक में कौन सी नदी है? गोदावरी नदी पर होता है, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज हो गया, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती। और हरिद्वार में गंगा है, उज्जैन में शिप्रा नदी है और नासिक में गोदावरी नदी है, ठीक है, ये याद रख लेना। नासिक महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। इस यूनेस्को विश्व धरोहर को गुफाओं का शहर कहा जाता है। गुफाओं का, गुफा लिखना रह गया, गुफाओं का शहर, गुफाओं का शहर कहा जाता है। केव्स, सिटी ऑफ केव्स, सिटी ऑफ केव्स के नाम से किसे जाना जाता है? यहां पर देख लो, तो सिटी ऑफ केव्स के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सी गुफाओं को? अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। तो याद रख लेना, किस धरोहर को गुफाओं का शहर कहा जाता है? तो अजंता और एलोरा की गुफाओं को बोला जाता है। आगे है प्रसिद्ध फूलों की घाटी। फूलों की घाटी अभी हमने किया था, तो फूलों की घाटी कौन सी हो जाएगी? ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताना, ये आप सभी कमेंट करके बताना कि फूलों की घाटी है किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आपके यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज वाले समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आज आपको पढ़ के मजा आया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी सभी कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी। और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल पे, नीचे देखो आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और जिसने लाइक शेयर नहीं किया अभी तक, लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।